नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 25 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भारत में निगरानी कानूनों को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 97वें संविधान संशोधन को लेकर के जो बातें कही गई हैं और उसका असर संघीय सिद्धांत पर क्या पड़ने वाला है उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष की दौड़ के ऊपर जो एक न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। भारत के द्वारा कार्बन इमिशन को लेकर के क्या बात कही गई है उसके ऊपर जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। हैम रेडियो का इस्तेमाल अब चक्रवात राहत की सहायता में किया जाएगा, इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 12 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है व्हाट आर द सर्विलांस लॉ इन इंडिया। सर्विलांस लॉ को लेकर के बहुत सारी बातें पिछले दिनों आपको अखबार में मिल जाएंगी, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है। ये न्यूज़ जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। और पिछले दिनों एनएसओ और पेगासस के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल द हिंदू समाचार पत्र में आए हैं। आज जो यहाँ पर न्यूज़ आया है इसका जो मेन फोकस है वो सर्विलेंस लॉ के ऊपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएसओ के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि इजरायली कानून के अनुसार एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर को सिर्फ और सिर्फ सरकारों को ही बेच सकता है। और इसको देखते हुए हमारे देश में जो सर्विलेंस के क्या लॉ हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज के न्यूज़ में हम पूरा का पूरा फोकस सर्विलेंस लॉ के ऊपर रखेंगे, क्योंकि पेगासस और एनएसओ के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। अगर हम भारतीय कानून की बात करें सर्विलेंस को लेकर के तो यहाँ पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) ये कहता है कि सरकार किसी भी मैसेज या ग्रुप ऑफ मैसेज यानी कि संदेश या संदेशों के वर्ग को तब रोक सकती है जब उस संदेश से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, विदेशी देशों के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उसके खत्म होने का खतरा हो, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो। यानी कि इन सभी आधारों को आधार बना करके भारत सरकार किसी भी संदेश या संदेश के वर्ग को रोक सकती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) ये साफ साफ बतलाता है कि किस आधार पर सरकार के द्वारा किसी के द्वारा भेजे गए संदेश या संदेश के वर्ग को रोका जा सकता है। यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि ऐसा करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं इसके बारे में भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419A में बातें कही गई हैं। यानी कि अगर भारत के सरकार को किसी के संदेश या संदेश के वर्ग को रोकना है तो इसके बारे में सारी प्रक्रिया भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419A में दिया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस नियम को 2007 में जोड़ा गया था और 2007 में इसे तब जोड़ा गया जब पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो कि 1996 में हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि टेलीफोन पर बातचीत निजता के अधिकार के अंदर आता है और यह तभी उल्लंघन किया जा सकता है जब सरकार के पास स्थापित प्रक्रियाएं हों। यानी कि किस प्रक्रिया का और किसके तहत सरकार के द्वारा किसी के निजी बातचीत को टैप किया जा रहा है इसको लेकर के एक स्पष्ट कानून होने चाहिए। और इसी को देखते हुए 2007 में टेलीग्राफ नियमों में नियम 419A को जोड़ा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए समझाया गया है कि 419A के तहत निगरानी के लिए केंद्र या राज्य स्तर पर गृह सचिव की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अगर गृह सचिव काम करने के लायक नहीं है यानी कि ऐसी स्थिति बन जाती है जब गृह सचिव या तो काम नहीं कर सकते हैं या फिर इंडिया में मान लीजिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके पावर जिनको दिए गए हैं उनसे मंजूरी मिलने के बाद ही आप किसी के फोन को टैप कर सकते हैं, किसी के मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो यहां पर जो नियम 419A है वो साफ साफ ये कहता है
की निगरानी के लिए केंद्र या राज्य स्तर पर गृह सचिव की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यहां पर के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि निगरानी की आवश्यकता है यहां पर। यानी कि जो सर्विलांस कानून है वो किस तरीके से सरकार के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं उसके निगरानी करने की भी आवश्यकता है। तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सरकार के पास निगरानी करने के अधिकार हैं, लेकिन निगरानी के जो नियम हैं वो स्पष्ट हैं कि नहीं, किस तरीके से सरकार के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है, इसकी निगरानी भी होनी चाहिए। यहाँ पर चर्चा की गई है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी से संबंधित है। और यहां पर भी ये कहा गया है कि भारत सरकार को अगर ये लगता है कि किसी भी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके जो मैसेज भेजा गया है उससे अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है, भारत की रक्षा को खतरा है, राज्य की सुरक्षा को खतरा है, या फिर किसी विदेशी देश के साथ जो हमारा मित्रतापूर्ण संबंध है उसके खत्म होने का खतरा है, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान होने का खतरा है, तब जाकर के भारत की सरकार किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से भेजे गए किसी भी जानकारी को अवरोध कर सकती है, उसकी निगरानी कर सकती है। तो इन दो धाराओं को आप लोग याद रखेंगे। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 और दूसरा है आपका भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 52। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि धारा 69 के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की प्रक्रिया है उसके बारे में नियम और कानून सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिस्क्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा नियम 2009 में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। इसी न्यूज में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी गलत तरीके से आप किसी दूसरे के कंप्यूटर में कोई भी डेटा को डाउनलोड करते हैं, कॉपी को निकालते हैं या किसी भी कंप्यूटर को दूषित करते हैं, यानी कि कोई वायरस अगर आप उसमें डालते हैं, जैसा कि आपका पेगासस जो एक स्पाईवेयर है, अगर उसे गलत तरीके से किसी भी कंप्यूटर में डाला गया तो यहां पर इसे एक अपराध माना जाएगा। और ये बातें साफ साफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 में कही गई हैं। यानी कि गलत तरीके से अगर आप किसी का सर्विलांस करते हैं तो उसे भारत में दंडनीय अपराध माना गया है, और अगर ऐसा सरकार के द्वारा भी किया जाता है तो इसे भी दंडनीय माना जाएगा। और इसी को देखते हुए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत में किस तरीके से अगर सरकारों के द्वारा गलत तरीके का इस्तेमाल करके निगरानी किया जा रहा है तो उससे बचने के लिए हमारे पास कौन कौन सी धाराएं हैं। तो इन सभी धाराओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सरकार के द्वारा सर्विलांस किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो नियम है वो यहाँ पर साफ साफ लिखे गए हैं। उसके द्वारा किए गए चैट से अगर भारत की संप्रभुता एकता को खतरा है तो यहां पर सरकार उसका सर्विलांस कर सकती है, लेकिन गलत तरीके से अगर सरकार सर्विलांस करती है तो यहां पर यह एक दंडनीय अपराध है। और इसी की चर्चा यहां पर इस न्यूज में किया गया है। तो बहुत दिनों से पेगासस स्पाईवेयर के चलते भारत में सर्विलांस लॉ की चर्चा हो रही है, और जिन लॉज के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए एक और न्यूज की यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है वेयर डिड द सेंटर गो रॉन्ग ऑन कोऑपरेटिव्स, और ये न्यूज जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो इस पर भी पिछले दिनों काफी चर्चाएं हुई हैं, और यहां पर एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न उठाने का प्रयास किया गया है कि आखिर 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें वो कौन सी कमियां थी जिसके कारण पहले गुजरात हाई कोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, और यहां पर इसी का जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 97th अमेंडमेंट को 2011 में किया गया था, और ये देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। इस संशोधन को देश में 2012 में लागू किया गया था, और यहां पर जो संशोधन किए गए थे इसमें संविधान में 3 महत्वपूर्ण बातें जोड़ी गई थी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। मैं फिर से यहां पर आपको रिपीट कर देता हूं। यहां पर जो पहला इंपॉर्टेंट बात जोड़ा गया था वो था सरकारी संस्था के गठन को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जो दूसरा काम यहां पर किया गया था वो था
अनुच्छेद 43B के तहत नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को जोड़ा गया कि राज्य यह देखेंगे कि सहकारी संस्थाओं का नियंत्रण और संचालन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर जो तीसरा बात जोड़ा गया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के सारी बातें हो रही हैं। यहाँ पर जो तीसरी बात जोड़ी गई थी वो था पार्ट 9B, और जिसके तहत सहकारी संस्थाओं में तय समय पर चुनाव, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर के नियम बनाए गए थे। तो यहाँ पर ये तीन महत्वपूर्ण बातें जो है 97th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। यहाँ पर जो पहली दो बातें हैं उसको लेकर के किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी जो प्रॉब्लम है वो पार्ट 9B को लेकर के है। आप सभी जानते हैं कि सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्य का मामला है, यानी कि ये जो विषय है वो राज्य सूची के अंदर आता है, यानी कि इन पर जो कानून है वो राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। इस न्यूज में इस संशोधन के कानूनी दुर्बलता के ऊपर चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भाग 9B को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था, और यहाँ पर दो प्रमुख बातें गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था। इसमें से जो पहली बात थी वो था कि जिस तरीके से इस संशोधन को किया गया वो तरीका ही गलत था। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में संसद के पास संविधान को संशोधन करने का पावर है, लेकिन यहाँ पर जो संशोधन के नियम है उसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई भी संशोधन जो संविधान में किया जा रहा है और अगर वो राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी कि राज्य सूची के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर संसद को ना केवल उसे संसद के अंदर 2/3 बहुमत से पास करना होगा, बल्कि जो हमारे देश में राज्य हैं उनके 50% राज्य विधानसभाओं से भी इसकी पुष्टि करानी होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा। आप सभी को पता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसको लेने का अधिकार राज्यों के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। और इसको देखते हुए जब जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा था तो यहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें जीएसटी बिल को सबसे पहले संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पास किया गया, और उसके बाद जब तक आधे राज्यों ने अपनी अपनी विधानसभाओं से इस कानून की पुष्टि नहीं की, यानी कि राज्य विधानसभाओं से भी उसे पास नहीं किया, तब तक जो है इसे देश में लागू नहीं किया गया। इसी तरीके से अगर भारत सरकार को सहकारी समितियों को लेकर के अगर कोई अमेंडमेंट करना था तो यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट है वो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पास करने की आवश्यकता थी, और इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के द्वारा भी इसे पुष्टि किया जाना था। कम से कम 50% यानी कि आधे राज्य जब तक अपनी विधानसभाओं से इस संशोधन की पुष्टि नहीं करते, उसे पास नहीं करते, तब तक जो है इसे देश में लागू नहीं किया जा सकता था। और इसी के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय ने यह साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ये संशोधन किया गया है संविधान में वो तरीका ही गलत है। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो संशोधन है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, यानी कि ये संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इसी के लिए एक केंद्रीय सूची है और एक राज्य सूची है, और राज्य के विषयों पर केंद्र के द्वारा बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। और यहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि सहकारी समितियों के ऊपर कानून बना करके केंद्र ने राज्य के विषय में हस्तक्षेप किया है, जो कि संघीय सिद्धांत का उल्लंघन है। तो ये दो बातें जो है गुजरात उच्च न्यायालय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर कही थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट की राय को भी यहाँ पर देख लेते हैं। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। इन्होंने जो है गुजरात हाई कोर्ट के उस बात को तो माना जिसमें उन्होंने कहा था कि भाग 9B को जो जोड़ा गया है, जिस तरीके से जोड़ा गया है, यानी कि राज्य विधानसभाओं के समर्थन के बिना ऐसा किया गया, वो गलत था। यानी कि सरकार के द्वारा जब 9B को जोड़ा जा रहा था हमारे संविधान में, तो उस समय राज्य की विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी चाहिए थी, और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9B के उस हिस्से को हटा दिया जिसमें राज्य सहकारी समितियों की चर्चा थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर कोई सहकारी समिति सिर्फ एक राज्य में काम कर रहा है तो यहां पर सारे नियम कानून उस राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे,
केंद्र के द्वारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी क्लियर किया गया कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां, यानी कि ऐसी सहकारी समितियां जो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही हैं, उसको लेकर के केंद्र के द्वारा नियम कानून बनाए जा सकते हैं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर कोई सहकारी समिति केंद्र शासित प्रदेश में है तो यहां पर संसद के पास उसको लेकर के नियम जारी करने की शक्ति है। यानी कि यहां पर दो बातें साफ साफ कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई सहकारी समिति किसी एक स्टेट के अंदर काम कर रहा है तो यहां पर संसद के द्वारा उसको लेकर के कोई भी नियम जारी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो यहां पर उन्होंने क्लियर की वो है कि बहुराज्य सरकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सहकारी समितियां हैं उनको लेकर के संसद के पास नियम जारी करने की शक्ति है। यानी कि भारत के संविधान का भाग 9B केवल तभी तक प्रभावी है जब तक यह भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित है। तो ये सारी बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर क्लियर कर दी गई। अब यहां पर यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है उसके बाद जो है सहकारिता मंत्रालय पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, जिसका गठन हाल ही में किया गया। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य हमारे देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना था। यहां पर आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि जब सहकारिता मंत्रालय नहीं था तो सहकारी समितियों को लेकर के जो भी कामकाज था वो कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता था, लेकिन सरकार के द्वारा हाल ही में सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया। यहां पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो सहकारिता मंत्रालय है वो बहुराज्यीय सहकारिता समितियों के लिए तो चलेगा, लेकिन किसी एक राज्य में जो सहकारी समितियां हैं उसको लेकर के अब कोई भी आदेश नहीं दे पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं सभी बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है और समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, तो एक तरीके से जो हमारा संघवाद है हमारे देश में उसको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इसको देखते हुए एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए कुछ और न्यूज की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 13 पे एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द रेस टू स्पेस, और ये न्यूज जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रेस टू स्पेस का जिक्र किया गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 3 लोगों के द्वारा स्पेस ट्रेवल किया गया, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है और कहा गया है कि 2005 में ही अमेजोन के जो मालिक हैं, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेफ बेजोस के बारे में, उन्होंने इसकी परिकल्पना कर ली थी और उसके बाद से लगातार इन्होंने इसको आगे बढ़ाने के ऊपर काम किया। इस न्यूज में उनके द्वारा किए गए कामों की चर्चा है कि किस तरीके से कड़ी मेहनत के बाद और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद यहां पर यह सफल हो पाया है। यहां पर जो रीयूजेबल रॉकेट की बात कही गई ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा गया है कि ब्लू ओरिजिन के द्वारा एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की गई थी 2015 में, जब उन्होंने रीयूजेबल व्हीकल का टेस्ट किया था, यानी कि दोबारा से उपयोग में लाने वाले अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया था। इसके बाद ब्लू ओरिजिन के द्वारा न्यू सेफर्ट अंतरिक्ष यान बनाया गया, जो कि अमेरिकी एलन सेफर्ट के नाम पर है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे। और यहां पर इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि जब तक ये जो परीक्षण सफल नहीं हो पाए थे तब तक अंतरिक्ष की सैर का जो एक तरीके से चर्चा थी वो सफल नहीं हो सकता था। और इसको देखते हुए यहाँ पर चर्चाएं की गई और कहा गया है कि ये जो दौड़ है वो अभी शुरू हुआ है और यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे और परीक्षण होने वाले हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी रीयूजेबल रॉकेट यानी कि दोबारा से उपयोग में लाने वाले रॉकेट के ऊपर रिसर्च कर रही है। और यहाँ पर इससे भी आगे बढ़ करके अब रीयूजेबल फ्यूल यानी कि जो ईंधन उपयोग होता है इन रॉकेटों में उसका किस तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जा सके उसको लेकर के भी रिसर्च चल रहा है। और अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो ये पूरी तरीके से अंतरिक्ष को जो लेकर के हमारी धारणा है उसको बदल देगा। और यहाँ पर जिस तरीके से जेफ बेजोस के द्वारा यह परिकल्पना की गई है कि बहुत सारे लोग अंतरिक्ष में जाकर के काम करेंगे, उसकी तरफ एक और कदम होगा। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे। आइए एक और न्यूज पर यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर के पेज नंबर 9 में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है मिड सेंचुरी टारगेट फॉर
नेट जीरो इनएडिक्वेट। ये बात भारत के द्वारा कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी जानते हैं कि COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने वाला है और उससे 100 दिन पहले G20 का जलवायु बैठक यानी कि क्लाइमेट समिट हुआ है और यहाँ पर इसके समापन पे इंडिया के द्वारा ये बात कही गई है। यहाँ पर भारत के द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से बहुत सारे देशों के द्वारा नेट जीरो CHG उत्सर्जन या कार्बन तटस्थता की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 2050-60 तक वो इसे पा लेंगे, ये जो है सही नहीं है। पूरी दुनिया के देशों को जो 2030 को लेकर के UN के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए और यहाँ पर 2050-60 की बात कहना एक गलत बात है और इसको देखते हुए भारत के द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई है। भारत का कहना है कि विकासशील देशों के आर्थिक विकास के उनके अपने अधिकार हैं और कहा गया है कि विकास के लिए विकासशील देशों की वैध आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए G20 देशों को 2030 तक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि 2050-60 तक की बात हम यहाँ पर शुरू कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें नेट जीरो इमिशन की तरफ जाना है, नेट जीरो इमिशन का मतलब होता है कि अगर कोई देश जितना CO2 वायुमंडल में छोड़ता है कम से कम उतना CO2 को वो क्या कर रहा है, वायुमंडल से खत्म कर रहा है। इसे ही हम कहते हैं नेट जीरो इमिशन, यानी कि जितना टन इमिशन आपने किया है उतना टन इमिशन आपने एटमॉस्फेयर से हटाया भी है, उसे ही हम कहते हैं नेट जीरो इमिशन। और कहा जा रहा है कि इसको करने के लिए दो तरीके हैं, या तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए यानी कि जो जंगलों का जो क्षेत्र है उसे बढ़ाया जाए, और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कार्बन कैप्चर जैसे काम किए जाएं। यहाँ पर बताया गया है कि भारत जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमीटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा जो पर कैपिटा इमिशन है वो बहुत ही कम है। यानी कि भले ही हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, जितना बड़ा हमारा देश है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा जो पर कैपिटा इमिशन है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। और इसी को लेकर के भारत का कहना है कि G20 के देशों को 2030 तक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन यानी कि पर कैपिटा इमिशन जो है उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भारत के द्वारा NDC की चर्चा की गई है, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय निर्धारित योगदान कहते हैं। ये सारे दुनिया के देशों के द्वारा पेरिस समझौते के तहत UNFCCC को सौंपा गया एक प्लान है, जिसके अनुसार सारे देश अपने अपने देश में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में जो काम करते हैं उसकी रूपरेखा यहाँ पर बताते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे देशों के द्वारा सौंपे गए NDC का जिक्र करते हुए भारत ने कहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर UK है, उन देशों के द्वारा जिस तरीके से प्रति व्यक्ति इमिशन में कटौती करनी चाहिए थी उनके द्वारा नहीं की गई है। और इसके आधार पर अगर भारत को देखा जाए तो भारत प्रति व्यक्ति इमिशन बहुत ही कम करता है, और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। और भारत के द्वारा कहा गया है कि प्रति व्यक्ति जो इमिशन है यानी कि उत्सर्जन है उसे 2030 तक G20 देशों को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि 2050 और 60 को लेकर के बातें करनी चाहिए। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है हैम रेडियोज टू ऐड इन साइक्लोन रिलीफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों उड़ीसा हो या फिर वेस्ट बंगाल है, उनके द्वारा बहुत ही बड़े चक्रवातों को झेला गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जब चक्रवात हमारे देश में आते हैं उस समय संचार एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की चर्चा की गई और बताया गया है कि इस स्टेट को पिछले 3 वर्षों में 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करना पड़ा है। आप जानते हैं कि 2019 में फनी, बुलबुल, 2020 में अम्फन और 2021 में यास चक्रवाती तूफान वहां पर आए, और जिसके कारण वहां पर जान माल की काफ़ी नुकसान हुई। और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो सहायता भेजी जानी थी इन इलाकों में, उसमें भी बहुत सारी कमी देखी गई, और उसमें सबसे बड़ी कमी थी वो थी संचार व्यवस्था। और इसी को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि जो हेम रेडियोज है उनका जो है यहाँ पर
उपयोग किया जाएगा साइक्लोन रिलीफ में। अगर हम हैम रेडियोस की बात करें तो हैम रेडियोस का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब संचार के सारे माध्यम ठप पड़ जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय जब सारे के सारे फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती हैं, ऐसे समय भी हैम रेडियो जो है काम करते रहते हैं और उनके माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। और इसी को देखते हुए अब वेस्ट बंगाल के द्वारा जो हैम रेडियोज हैं उनके ट्रेनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसे इलाके जो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वहां के नौजवानों को हैम रेडियोज के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जब ऐसा प्राकृतिक आपदा आता है उस समय इन जगहों का जो संपर्क है वो देश के बाकी हिस्सों से टूट ना जाए। यहां पर इसके लाइसेंस को लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गया है कि जो लोकल लोग हैं उनको हेम रेडियो टेक्नोलॉजी को लेकर के ट्रेनिंग दिया जाएगा। और आप सभी जानते होंगे कि इसको लेकर के आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लिया जाता है। तो बहुत ही आसानी से ट्रेनिंग दे करके हेम रेडियोज में किसी भी नौजवान को, किसी भी युवक को दक्ष बनाया जा सकता है और उसी को देखते हुए यहाँ पर चर्चा की गई है और इसके ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा काम किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हेम रेडियोज, यहाँ पर इसके कारण चर्चा में आ गया है और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में भी आप जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन के हिस्से को क्यों रद्द कर दिया और क्या यह संघीय सिद्धांतों को प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा करें। तो इस पर हमने खुलकर चर्चा की और आपको पता है कि आखिर क्यों गुजरात हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन के हिस्से को रद्द किया है। तो यहाँ पर उन सभी बातों की आप चर्चा करें और किस तरीके से संघीय सिद्धांतों को प्रभावित करेगा उसके बारे में आपको अपनी राय रखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल के आलोक में प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या जांचें और संतुलन है, इस पर अपने विचार रखें। तो जैसा कि पहले ही न्यूज में हमने इस पर चर्चा किया कि भारत में कौन कौन से नियम कानून हैं सर्विलांस को लेकर के और वो नियम कानून क्या कहते हैं, इस पर हमने खुलकर बातें की। यहाँ पर हमने ये भी बातें की कि अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो किस तरीके से जिस व्यक्ति के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है उसे दंड दिया जा सकता है। तो इन सभी की आपको चर्चा करना होगा। जो भी वहां पर कानून की चर्चा मैंने आपसे की है, जिस अधिनियम की चर्चा मैंने आपसे की है, उसका आप यहाँ पर उपयोग करें और उसका उपयोग करते हुए अपने विचार रखें। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।